तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख क्या लिखे हैं प्रमुख यानी कि कुछ भाषाएं। अब कुछ भाषाएं क्या है, जैसे कि गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, यानी कि मिला जुला कर अगर बोला जाए तो गोलीय दर्पण की बेसिक जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो पहला बच्चों आता है ध्रुव। इस सब जानकारी पर यानी कि ध्रुव क्या है इसकी परिभाषा को जानने से पहले हम लोग इस फिगर को देखते हैं। ठीक है, इस फिगर में बच्चों क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि Mn एक अवतल दर्पण है। अभी हम अवतल दर्पण में आपको हम समझा रहे हैं, फिर उसके बाद सभी दर्पण में सेम चीज होते हैं। Mn एक अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, Mn एक अवतल दर्पण है। मान लेते हैं कि ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर हम आपतित कराएं। परावर्तन के बाद हमेशा जिस बिंदु पर यानी कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को यहाँ पर पी आप लोग देंगे, जिसको ध्रुव बोलते हैं हम लोग। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर बच्चों काटता है उसी को हम लोग फोकस कहेंगे। उसके बाद क्या है बच्चों, तो यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद आइए बच्चों, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब मान लीजिए इतना बड़ा गोलीय दर्पण, इसके बीच में जो भी बिंदु आएंगे उसे ध्रुव यानी पोल बोलेंगे। अब आइए बच्चों फोकस। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के बीच की जो ये दूरी है ना बच्चों, इसी को हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे। तो फोकस को बड़ी अक्ष से, फोकस दूरी को छोटी अक्ष से। अब ये वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसे आर से डिनोट करेंगे। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ वर्ड लिखे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। द्वारक क्या है, द्वारक मतलब चौड़ाई होता है। Mn क्या हो गया, द्वारक हो गया आपका। यहाँ से यहाँ तक दर्पण की चौड़ाई है ना, इसी को द्वारक बोलेंगे। F बच्चों क्या है, फोकस है। F छोटी f क्या है, फोकस दूरी है। C क्या है, वक्रता केंद्र है। R क्या है बच्चों, वक्रता त्रिज्या है। उसके बाद P क्या है, ध्रुव है यानी पोल है। CP क्या है, C और P या PC प्रधान है, जिसको आप लोग मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ तक जानने के बाद बच्चों आप सबकी परिभाषा सर हम कैसे बताएंगे, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो पहला परिभाषा बच्चों ध्रुव, ध्रुव यानी पोल। तो ध्रुव की परिभाषा आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु यानी बीच वाले बिंदु को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, तो ध्रुव बोलेंगे। ये गोलीय दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव बोलेंगे। उसके बाद लिखे इसे पी से सूचित करते हैं। इसे किससे लिखेंगे, पी से। अगर यदि बच्चों गोलीय दर्पण हम पढ़ा रहे हैं कहीं पर भी पी लिख दिए तो आपको समझ आना सर ने पी लिखा। उसके बाद वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को सी से लिखेंगे बच्चों। किसका डिफिनेशन क्या है, तो ये जो बच्चों आपका गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कौन सा दर्पण है, कल ही किया हुआ उधर है, ऐसे करके अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये देखिए इतना सा भाग है, इसको जब टोटल मिलाएंगे तो ये मान लीजिए इस तरह से होगा। तो ये टोटल गोले का इतना सा एक क्या है, भाग है। तो गोलीय दर्पण बच्चों जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मान लेते गोले का केंद्र यहाँ है तो केंद्र को ही क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, ये मान लीजिए वृत्ताकार हो गया। वृत्त में केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं ना, तो वही तो है त्रिज्या। अब मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को इस तरह से मिलाएंगे तो गोला बन जाएगा। तो गोला का जो बच्चों केंद्र होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या, वृत्त में हम लोग पढ़े हैं। तो यही लिखे बच्चों परिभाषा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। बस यहाँ तक लिख देना है। इसे सी से सूचित किया जाता है। अब यहाँ देखिए बच्चों वक्रता त्रिज्या क्या है, तो आप लोग बोलेंगे ना, देखो वक्रता त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं ना ध्रुव को।
गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। सब परिभाषा बच्चों अपने कॉन्सेप्ट से बताना है। गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे बच्चों? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के या में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे हम लोग आर से सूचित करेंगे या आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद आते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये जो लाइन है आपका, ये सीपी, ये क्या बच्चों? प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष, सीपी या पीसी आपको जो कहिए। अब यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा क्या है। तो गोलीय दर्पण में केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। गोलीय दर्पण में केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यही है बच्चों, यही लिखे। गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की काल्पनिक रेखा को, अब बच्चों मान लीजिए हम लोग कोई ऐसे करके दर्पण है, तो इस साइड तो रेखा नहीं है ना, अपने मन में मानते हैं कि इस साइड रेखा है, कल्पनीय हुआ ना। तो यहाँ पर बोलना है गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, जिसे आप लोग प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम लोग फोकस पर। फोकस ये वाला बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या है? तो आप लोग बोलेंगे सर गोलीय दर्पण में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर भी काट देगा उसे ही हम लोग फोकस कर देंगे। तो गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मिलती है या प्रतिच्छेद करके, कुछ भी बोले सब सही है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे फोकस कर। अब बच्चों आप लोग बोलेंगे सर मिलती है और मिलती हुई प्रतीत क्यों बोल रहे हैं? बच्चों अगर यदि हम लोग उत्तल दर्पण बनाएंगे इस तरह से, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो उत्तल दर्पण बना है, इसमें ऐसे आप प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो ये जो हुआ ये पीछे की तरफ लग रहा है कि मिलेगा, यहाँ पर मिल नहीं रहा है, मिल सकता है, ऐसे हम लोग अनुभव करते हैं, कल्पना करते हैं, तो ये मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। और ये जो बच्चों डायरेक्ट हम ऐसे कर दिए इस तरह से, ऐसे जो डायरेक्ट मिल गया ऐसे बोलेंगे मिलती है। देखिए मिलती है और मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, इसे बड़ी अप से सूचित किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े? गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़े, कुछ परिभाषा एक दो और बच गया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, आप लोग इसे नोट करें। तो बच्चों हम लोगों का कुछ परिभाषा और क्या तो क्या है बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग का फोकस दूरी छूट गया था। तो फोकस दूरी क्या है? तो आप लोग बच्चों जानते हैं कि गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। इसे छोटी आप से डिनोट करेंगे। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, इसे छोटी आप से डिनोट करेंगे। तो उसके बाद लास्ट बच गया बच्चों हम लोग का द्वार है। तो गोलीय दर्पण मान लीजिए इतना बड़ा है, इसकी चौड़ाई को, जैसे कोई भी चीज मान लीजिए कि इतना है, इसकी चौड़ाई जो यहाँ से यहाँ तक है, इसी को तो हम लोग द्वारक बोलते हैं। तो लिखे हैं गोलीय दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। इस सब की परिभाषा बच्चों आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, ये सिर्फ इसको समझने से आपको गोलीय दर्पण के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी, जिससे आप इसमें सूत्र हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सवाल आपका है, दर्पण के चौड़ाई को क्या बोलेंगे बच्चों? द्वारक बोलेंगे। अब यहाँ से समझने के बाद बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे हम बनाएंगे, जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ये सब क्या होते इसके बारे में जानेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, गोलीय दर्पण रहे या गोलीय दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग को निम्नलिखित प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसके बारे में हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। तो पहला बच्चों क्या लिखे? गोलीय दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का नियम। सर हम कैसे कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे, और उसका नियम याद रहेगा कि हम कोई भी प्रतिबिंब वस्तु को कहीं भी रखें, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें आप आराम से वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा ये सब के बारे में जान सकते हैं।
तो लिखे हैं पहला बच्चों की वस्तु को मुख्य अक्ष पर लंबवत रखना चाहिए। आप एक फिगर के माध्यम से इस सभी लाइन को समझते जाएंगे। मान लेते हैं कि हम कोई अवतल दर्पण बच्चों बनाए, तो ये आपका जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य अक्ष इतना समझने के बाद ये पर पोल हो गया बच्चों ध्रुव। एक वस्तु जो है ए बी को मान लीजिए हम यहाँ पर रखे हैं, ये बच्चों एक एक लाइन समझते जाएंगे। वस्तु को मुख्य अक्ष पर लंबवत रखना चाहिए, मतलब सीधा रखना चाहिए। वस्तु को मुख्य अक्ष पर सर जी हम लंबवत रख दिए, चलो बच्चों ये कम हो गया। वस्तु के शीर्ष से दर्पण तक प्रकाश की किरण को गुजारना चाहिए या आपतित करना चाहिए। वस्तु के माथे से दर्पण के शीर्ष तक, यानी वस्तु के शीर्ष से यानी माथे से दर्पण तक प्रकाश की किरण आपतित करना चाहिए, सर करा दिए। परावर्तित किरण को फोकस से होकर गुजारना चाहिए। परावर्तित किरण जो बच्चों नीचे आएगा उसको कहाँ से गुजारेंगे? फोकस से। दूसरे शब्दों में ऐसा बोलेंगे परावर्तित किरण जहां से भी गुजर जाएगा उसी को फोकस कर देंगे। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ लिए। वस्तु के शीर्ष एवं वक्रता केंद्र से होकर बनावट यानी अपने मन से जिसको बोलते हैं बनावट की किरण खींचनी चाहिए। वस्तु के शीर्ष बच्चों और ये वक्रता केंद्र अपने मन से एक बनावट की किरण खींच दिए। कोई दिक्कत? दर्पण तक गुजार दीजिए इसको। और अब यहाँ पर देखिए बनावट की किरण खींच दिए, उसके बाद लिखे बच्चों अंत में परावर्तित किरण एवं बनावट की किरण जिस बिंदु पर काटता है। बच्चों परावर्तित किरण और बनावट की किरण जिस बिंदु पर काटेगा उसी के शीर्ष से लंब डाल देंगे। यहाँ पर उसी से क्या करेंगे? मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे। देखो यहाँ पर यही ना लिखे हैं, मुख्य कटान बिंदु से, यानी जो बिंदु आप लोग यहाँ पर दोनों बिंदु काटा इसे यहाँ पर लंब डाल देंगे, तो यही वस्तु का अभिष्ट प्रतिबिंब हो गया। तो बच्चों आप लोगों ने ये सीखा कि दर्पण में अवतल हो या उत्तल किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो पहला है वस्तु को मुख्य अक्ष पर हमेशा सीधा रखेंगे। वस्तु के शीर्ष से दर्पण तक प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजारेंगे। अंत में एगो बनावट की किरण यानी अपने मन से खींचेंगे। और बच्चों याद रखिए जब बनावट की किरण हम लोग खींचते हैं, अगर वह रेखा सी से गुजरे तो सी से गुजरने के बाद पुनः इसी लाइन पर परावर्तित, ऐसा नहीं कि सी से ऐसे गुजारे तो ये लाइन इधर भाग जाएगा, नहीं, सी से गुजारने के बाद पुनः इसी लाइन से परावर्तित हो जाती है। ये बच्चों याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, अंत में परावर्तित किरण और बनावट किरण जहाँ पर कटेगा वहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, तो हम लोग का वस्तु का अभिष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ से देखेंगे वस्तु बड़ा है उसका प्रतिबिंब छोटा है, और वस्तु कहाँ रखेंगे, कहाँ पर बना, इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस आज तक इतना ही, आप लोग नोट कीजिए इसको।